हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। अच्छा बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेई मेंस और नीट के लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। ये जो लेक्चर सीरीज है ये सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी +2 कर चुके हैं और जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि जुलाई के मंथ में होने वाला है। तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे चलेंगे हम, हर किसी चैप्टर में से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेस्ड अपॉन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ जेई एग्जाम और नीट एग्जाम, हम कुछ टॉपिक्स चूज करेंगे और उन टॉपिक्स के बेस पे हम पहले उसके थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि उसके बेसिक्स क्या है, कैसे क्या फॉर्मूले हैं, कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, पहले बेसिक्स डिस्कस करके। और उसी के साथ साथ हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई मेंस में बेस्ड अपॉन दोज टॉपिक्स, उनको साथ साथ सॉल्व करेंगे। जेई मेंस के क्वेश्चन भी होंगे, नीट के भी होंगे। अब ऐसा है कि नीट फिजिक्स जो होता है वो साल में ईयर में 1 टाइम होता है, एक बार होता है, ठीक है, और वो एक ही एग्जाम आता है, सिंगल पेपर। तो इस कारण जो नीट का एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी कम रहती है। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है जो बैक ईयर आए हुए हैं। लेकिन जो जेई मेंस है उसकी बहुत सारी चिप्स होती हैं, जिसके कारण और फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है उसमें, तो जिसके कारण जो जेई मेंस के बैक ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे हैं हमारे पास। और जो टॉपिक्स जो हमारे पास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मैं मेंशन करूंगा कि नीट में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और ये भी आप सबको पता है कि जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो जेई मेन से थोड़े कम लेवल के होते हैं, लेकिन जेई मेंस के क्वेश्चन थोड़े से हायर साइड पे होते हैं, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। एडवांस के ऑब्वियसली डिफरेंट डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस, बट जेई मेंस के क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आप सीबीएसई बोर्ड को अच्छे से पढ़ लो और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लो। और उसके साथ साथ अगर आपके जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हैं, मीन्स आपको वेक्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, आप वेक्टर्स को सॉल्व करना जानते हैं, आप फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना जानते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है और ग्राफ्स को अच्छे से स्टडी करना आता है, तो उस केस में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जेई मेंस में हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ग्राफ्स हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स, ये चार चीजें जो हैं, ये चारों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हर टॉपिक के ऊपर बेस्ड अलग अलग तरह के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम +2 सिलेबस। वो इसलिए क्योंकि +2 अभी आपने रिसेंटली किया हुआ है, तो उसको कंप्लीट करना और रिवाइज करना ज्यादा आसान है। और इसमें से बहुत ज्यादा पार्ट जो है क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में भी जो क्वेश्चन की टाइप्स हैं जो बहुत बार आते हैं, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसमें से आज के इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में, आई विल कवर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके साथ साथ कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके नेट फोर्स कैसे फाइंड करनी होती है वो हम फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हमें इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, लेट अस सपोज हमारे पास चार्जेस हैं, एक लाइन के अक्रॉस चार्जेस हैं और हमें किसी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, और उसके साथ साथ अगर लेट अस सपोज स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हैं एंड वी हैव टू फाइंड सम अनदर चार्ज सो दैट कि जो सारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है सस्पेंडेड चार्जेस प्रॉब्लम, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लेक्चर्स में हम इन तीन चीजों पर फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। और आप अच्छे से देखें और जितने भी बैक ईयर क्वेश्चंस हैं अभी तक आए हुए, खास तौर पर 2019 के और 2020 जैन के क्वेश्चंस भी इसमें होंगे। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं तो वो हम सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ओके तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज, जो सबसे छोटे से छोटा चार्ज है जिसको हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों, वो चार्ज होता है +-E। दिस इज बेसिकली द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और उसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा और अगर प्रोटॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। चार्ज एडिटिव होता है बच्चों। एडिटिव का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो दोनों, जितना भी टोटल चार्ज है वो सब चार्जेस का सम है,
जैसे +2 कूलम -3 कूलम इनको ऐड करेंगे तो -1 कूलम टोटल चार्ज रहेगा। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी चार्ज पार्टिकल किसी हाई स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका चार्ज जो है बच्चे वो सेम रहता है जैसे कि रेस्ट पे था। लेकिन जो मास है किसी भी बॉडी का वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ये आइंस्टाइन ने ड्राइव करी थी ये रिलेशन, जिसके अकॉर्डिंग जो बॉडी का मास है दिस इज रेस्ट मास और दिस इज मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास हमेशा ज्यादा होता है और रेस्ट मास जो है वो हमेशा कम होता है। तो हियर m इज ग्रेटर देन m0 और v यहाँ पर बॉडी की स्पीड होती है जितनी स्पीड से बॉडी मूव करती है। ओके, नेक्स्ट है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। नेचर की कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फिनोमिना है, चाहे आप दो बॉडीज को रब करके चार्ज कर रहे हो, हर केस में जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। मीन्स जो टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन है वही टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन होता है। अगर हम दो बॉडीज को आपस में रब करें तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज चला जाएगा, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। बट टोटल चार्ज जो है सिस्टम का जितना पहले था उतना ही रहता है, तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और लास्ट में है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मीन चार्ज को हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। जो मिनिमम चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो यही है 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आपने निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफेरेड इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप n भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, फॉर एग्जांपल 5 कूलम किसी बॉडी पे चार्ज है, उसको अगर आप E से डिवाइड कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉडी से ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, तो पॉजिटिव ई को पॉजिटिव पुट करेंगे, और अगर बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की जो आपके दिमाग में होनी चाहिए और आपने इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कंडक्शन। कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस में आया हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज सेम मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये दोनों किसी एक कॉपर की बनी हुई हैं और ये कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, और अगर एक बॉडी पे चार्ज Q1 है और दूसरी बॉडी पे चार्ज Q2 है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी इनकी वैल्यूज हो सकती हैं, और अगर हम इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होता है कि जो चार्ज है, जो बॉडी जिसपे ज्यादा चार्ज होता है उधर से ट्रांसफर होता है टू द बॉडी विच हैज लोअर चार्ज। और ये दोनों बॉडीज आफ्टर सम टाइम तो जो चार्ज एक्वायर करती हैं वो चार्ज हमारे पास इस फॉर्मूले से निकलता है। वो कैसे निकलता है कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, जितना भी सिस्टम का टोटल चार्ज है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे Q1 Q2 है, तो अगर मैं आफ्टर कनेक्शन देखूं भाई दोनों बॉडीज पे कितना चार्ज है, तो वो होगा Q1 + Q2/2। ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑन ईच बॉडी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी पे 4 कूलम चार्ज है और दूसरी आइडेंटिकल बॉडी है उस पे -3 कूलम चार्ज है। हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद दोनों बॉडीज पे जो चार्ज होगा वो होगा 4 - 3/2, मींस इट इज -1 कूलम। मतलब कनेक्शन के बाद इसको भी -1 कूलम चार्ज मिलेगा और इसको भी -1 कूलम चार्ज मिलेगा, और चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, चार्ज क्यों ट्रांसफर होता है? दिस इज टू इक्वेट द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज। मतलब जैसे कि एयर के फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, ऐसे चार्ज के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इन बॉडीज का पोटेंशियल डिफरेंट था, इसलिए चार्ज ट्रांसफर हुआ है, और तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है जबकि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चार्ज कैसे निकालना है। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में हमारे पास 3 बॉडीज होती, ये है हमारे पास 4 कूलम, इस पे है 5 कूलम, और दिस इज अ थर्ड बॉडी, दिस इज 6 कूलम, और हमने एट ए टाइम तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इसको इससे कनेक्ट कर दिया और साथ में इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो जब आप इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, वो होगा 6 + 4 + 5 / 3। इसको आप सॉल्व कर लें तो दिस इज 9 + 6 15 15 / 3। 3 इज द नंबर ऑफ बॉडीज, जितनी बॉडीज आपस में एट ए टाइम कनेक्टेड है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 5 कूलम चार्ज हर एक बॉडी पर आफ्टर कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करना है, ध्यान से समझ लें। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन बताते हैं आपको। नेक्स्ट है इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में आपको पता है, इंडक्शन में क्या होता है, हम बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लेके आते। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक मेटल का स्फीयर है, उसके पास मैंने इस रोड को रखा, रोड को रखने से इस साइड नेगेटिव चार्ज आएगा
ऑपोजिट चार्ज उतना ही आएगा माइनस क्यू, और दूसरी साइड हमारे पास प्लस क्यू चार्ज आएगा। फिर अगर हम एक साइड से इसको अर्थ कर दे, ग्राउंड कर दे, तो उधर से बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। न्यूट्रलाइज करने के बाद हम ग्राउंड को रिमूव करते हैं और इधर से हम रोड को रिमूव करते हैं। तो जितना चार्ज इस पे था क्यू, उतना ही माइनस क्यू चार्ज फाइनली बॉडी पर हमारे पास आ जाता है। अब इसकी एक और एग्जांपल है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। लेट अस सपोज आपके पास एक स्फेरिकल शेल है। अब शेल जो है मेटेलिक शेल है, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। आपने इसके सेंटर पर रखा 2q चार्ज। जैसे ही आपने इसके सेंटर पर 2q चार्ज रखना है, इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बच्चों। तो ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा उस मेटल में से। तो नेगेटिव जो आएगा सरफेस पर, उसको मैंने ग्रीन से लिख दिया, वो -2q है। और जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले आउटर सरफेस पर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फिनोमिना ध्यान में रखना है, क्योंकि पोटेंशियल की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें ये यूज करना है। गॉस लॉ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें इसको यूज करना है। तो यहाँ पर आएगा जी 2q चार्ज, और यहाँ पर 2q था ही अंदर, और -2q चार्ज इसके इनर सरफेस पर इंड्यूस हो गया है। तो ये इनर सरफेस है। ठीक है बच्चे, चलो। तो इस तरह से होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसी प्रोसेस में कंडक्शन कैसे होती है। लेट अस सपोज सेम शेल है। इस शेल को अभी हमने अंदर कोई चार्ज नहीं रखा, मैंने बाहर से इसको कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, बाहर से दे दिया इसको। जैसे ही आप कैपिटल क्यू चार्ज दोगे, क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल के केस में वो सारा कैपिटल क्यू कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर। तो ये कंडक्शन प्रोसेस है। आपने चार्ज दिया, वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर। दिस इज कंडक्शन प्रोसेस। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें दोनों को यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन में बोला होता है जी हमने बाहर से भी कुछ चार्ज दिया है और कुछ उसके सेंटर पर भी रखा है। तो जो चार्ज बाहर से दिया गया है वो सरफेस पे जाएगा, जो सेंटर पे रखा गया है वो इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो अभी जब प्रॉब्लम्स आएंगी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम बॉडीज को रब करें, तो रब करने के बाद हीट एनर्जी जनरेट होती है। हीट के जनरेट होने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं दूसरी बॉडी पर। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिवली चार्ज। और जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसका मास बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मास बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन उस पर चले गए हैं, मास बढ़ जाएगा, और दूसरी बॉडी का मास जो है वो थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे है हमारे पास। ठीक है, उसको करने से पहले कूलम्स लॉ की भी बात कर लेते हैं। कूलम्स लॉ इज वेरी सिंपल कि भाई अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, सबसे पहली कंडीशन पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, दूसरी कंडीशन रेस्ट में होने चाहिए। तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स लगती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 इज इक्वल टू दिस फैक्टर। अगर मीडियम में पड़े हैं चार्जेस तो यहाँ नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फॉर्मूला डिवाइड होगा। यहाँ पर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। And it is equal to the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum। ये सिंपल डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, और ये इसकी वैल्यू है ऐसे यूनिट्स में। और किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एप्सिलॉन नॉट जो है वैक्यूम की परमिटिविटी वो सबसे छोटी वैल्यू है, बाकी सब उससे बड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर की जो परमिटिविटी है वो 81 टाइम्स होती है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट नीचे ले जाएं तो हमारे पास जो 81 आएगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर किसी दो चार्जेस के बीच में फोर्स वैक्यूम में, लेट अस सपोज यहाँ पर इसका आंसर लगा कि भाई ये फोर्स 100 न्यूटन लग रही थी, हम उस दोनों चार्जेस को पानी में ले गए, तो पानी में लेके जाते ही वो फोर्स कितनी हो जाएगी, वो ये 100 न्यूटन का फैक्टर जो कि यहाँ पर सारा लिखा हुआ है वो 100 न्यूटन का फैक्टर 81 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम में जो फोर्स होती है वो वैक्यूम वाली फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट, ये नीट में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। नीट के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि मीडियम के अंदर फोर्स इसके बराबर होती है और वैक्यूम के अंदर फोर्स इस फॉर्मूले के बराबर होती है। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई में आया हुआ है 2 बार, सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, 2004 में, 2009 पर। इस क्वेश्चन के बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। तो क्या बोल रहा है कि इसमें हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं बी एंड सी, उनकी रेडियस सेम है। रेडियस अगर सेम है बच्चे तो आइडेंटिकल हो गए। अब उन्होंने इक्वल चार्ज कैरी किया हुआ है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बाय द फोर्स F व्हेन केप्ट एट सम डिस्टेंस। तो दिस इज बॉडी A
एंड दिस इज बॉडी बी, डिस्टेंस r, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है बच्चे वो F लग रही है। उस F का फॉर्मूला हमारे पास आएगा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, वेयर दिस इज R एंड Q इज द चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से लिख ली। इनिशियली हमें बॉडीज का जो नाम दिया वही यूज करना है, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। देखो जी, ये B थी, ये C थी, क्योंकि इनिशियली B एंड C बोला गया। B और C पे चार्ज Q था। अब हमने क्या किया, जो थर्ड स्फीयर लिया उसको A मान लेते हैं। तो B को A के साथ जोड़ा सबसे पहले हमने, तो इस पे चार्ज Q था, इस पे 0 था। नाउ द चार्ज ऑन B इज इक्वल टू चार्ज ऑन A इज इक्वल टू Q/2। फिर हमने A को C के साथ जोड़ा, अभी हमने A को C के साथ जोड़ा। तो जब हमने A को C के साथ जोड़ा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अभी C पे चार्ज है Q और A पे चार्ज है Q/2, यहां से आ गया Q/2। टोटल चार्ज ये हमारे पास हो गया जी सिस्टम का, C पे चार्ज इज इक्वल टू A पे चार्ज, दोनों पे बराबर होता है। दिस इज Q प्लस Q/2 डिवाइड बाय 2 विच इज 3Q/4। चलो जी, अब हमने देखना है कि भाई अब B और C में क्या फोर्स लग रही है। तो B पे चार्ज Q/2 है और C पे चार्ज ये है, तो अभी फोर्स लगेगी K Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइड बाय डिस्टेंस सेम R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 3/8 का फैक्टर आ गया, बाकी बचा 3Q²/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर। ये KQ/R स्क्वायर F के बराबर है जो इनिशियल फोर्स थी, तो 3/8F। तो दिस इज आंसर 3F/8, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से कंडक्शन की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। अब इसमें बहुत सारी रिलेशंस हो सकती हैं, चार्जेस की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, 4 बॉडीज हो सकती हैं, चारों में पहले एक के साथ जोड़ा जी फिर दूसरे के साथ, तो क्वेश्चन को लेंथी बनाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस माना गया है वो बॉडी की रेडियस से काफी बड़ा माना गया है, तभी हमने इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है और तभी हमने कूलम लॉ लगाया है। क्योंकि कूलम लॉ जो होता है बच्चे वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट R इज वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। आपने अभी पढ़ा ही हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कैसी होती है। दो चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर जो F21 है दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इस तरह से है हमारे पास। अब अगर बच्चे हम इस तरफ R कैप मान लें कि ये R कैप की डायरेक्शन है, तो जो F21 है उसकी डायरेक्शन क्या बनी, ध्यान से देखें। F21 की डायरेक्शन R कैप वाली ही है, तो F21 को लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन लिखनी है तो साथ में सिंपली R कैप। और अब F12 तो F21 के ऑपोजिट है, तो सिंपली जो F12 आएगा उसको जब आपने लिखना है तो मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन आएगी माइनस R कैप, क्योंकि ये ऑपोजिट टू R कैप है। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। और अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हो, जैसे यहाँ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन का ध्यान रखना है, इस चार्ज पर जो फोर्स बनेगी टुवर्ड्स पॉजिटिव बनेगी और पॉजिटिव पर जो बनेगी टुवर्ड्स नेगेटिव बनेगी। फॉर्मूले सेम है। इसमें F12 की डायरेक्शन पॉजिटिव है R कैप वाली और F21 की ऑपोजिट है, लेकिन ये कंडीशन हमेशा होती है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। ओके, अब इस फॉर्मूले को, ये वाला जो रिलेशन है, इसको हम R वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। R वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, R कैप को R वेक्टर बाय R सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यूनिट वेक्टर होता है ना, तो यूनिट वेक्टर इज R वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा बच्चे वो आएगा K Q1 Q2 बाय R क्यूब, ऊपर बनेगा R वेक्टर। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर फोर्स। सेम ही है फॉर्मूला, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है। इसमें ऊपर R वेक्टर है। तो इस रिलेशन को अभी हम यूज करेंगे जब हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे। अगर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2 ऑफ चार्जेस Q1 Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जैसे कि यहाँ आपके सामने है पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1, ये दूसरे पॉजिटिव Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। अब हमने Q2 पे फोर्स को ड्रॉ करना है, तो वो फोर्स ऑब्वियसली अवे फ्रॉम दिस डायरेक्शन होगी क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो F21 फोर्स को कैसे लिखा जाता है, F21 फोर्स को लिखने के लिए K दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट इनटू ये वाला बच्चे वेक्टर
कौन सा वेक्टर जो इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही इस फोर्स की डायरेक्शन है, सेम। अब इस वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? इस वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हेड वाला पोजीशन वेक्टर जो कि r2 है माइनस टेल वाला पोजीशन वेक्टर जो कि r1 है। तो हम इस वेक्टर को लिखेंगे r2 मींस हेड माइनस टेल r1। तो r2 माइनस r1 ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी ये चीज आ जाती है। तो अभी हमने फोर्स को ऐसे लिख लेना है, ऊपर हम लिख देंगे वेक्टर कंप्लीट वेक्टर r2 माइनस r1 और नीचे हम लिखेंगे इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। और अगर आपने f12 की बजाय f21 की बजाय f12 को लिखना है तो f12 सिंपली उसके ऑपोजिट होगी, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, f12 आ जाएगा। इसके बाद है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जी हमारे पास kq/r², और उसकी जो डायरेक्शन है वो r कैप वाली ही रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन r कैप से ऑपोजिट रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ की जाती है, ध्यान से देखो। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरो लगाना है अवे फ्रॉम चार्ज, किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां से ऐसे एरो लगाना है। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां से आपने टुवर्ड्स द चार्ज एरो लगाना है। तो ये एरो जो होता है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, kq/r² माइनस kq/r²। फॉर नेगेटिव माइनस डायरेक्शन बताता है हमें, पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन r कैप वाली ही रहेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन हो गई। नेक्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती, और इसका फॉर्मूला सिंपली होता है kq/r। इसमें नीचे स्क्वायर नहीं आता, kq/r होता है पॉइंट चार्ज के लिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस kq/r और अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस kq/r। तो ये सारे रिलेशंस आपने अच्छे से लिखने हैं, अच्छे से दिमाग में ध्यान देके रखने हैं। फोर्स इज kq1 q2/r² r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की kq/r² r कैप। पोटेंशियल kq/r। तो ये तीनों रिलेशंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम डायरेक्शन की बात हो गई है, अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फिर इसके क्वेश्चंस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो नेट फोर्स होती है दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जैसे कि हमारे पास मान लो किसी चार्ज पर 5-6 फोर्सेस लग रही हैं जी। F1 इधर लग रही है, ये Q चार्ज है, अलग अलग चार्जेस की वजह से लग रही है ये। F2 इधर लग रही है, F3 इधर लग रही है। तो नेट फोर्स अगर आपने निकालनी है तो सिंपली हम वेक्टर सम कर देते हैं। डायरेक्शंस का ध्यान देखिए। इसके ऊपर बेस ग्रेविटेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये प्रिंसिपल इसलिए होल्ड करता है क्योंकि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मींस अगर कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में अगर फोर्स F लग रही है तो ये जो इनकी इंटरेक्शन है, ये जो इनकी फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स पे, इस पर्टिकुलर F पे अगर यहां मैं कोई तीसरा चार्ज रख दूं Q3, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो फोर्स सेम ही रहती है। हाँ, ये अपनी एक और फोर्स लगाएगा, उसके कारण वो एक और नई फोर्स लगेगी, नेट फोर्स किसी और डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनल फोर्स थी F between Q1 and Q2 that is not affected by the presence of other charges. Okay, now this principle holds for point charges also and extended charges also. मतलब बड़ी बड़ी बॉडीज हैं तब भी ये प्रिंसिपल होल्ड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम पहले एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं dq। किसी पॉइंट पर हम dq की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सबसे पहले, और फिर हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब यही है कि हम वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं। तो ये सबके लिए होल्ड करता है, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए भी और पॉइंट चार्जेस के लिए भी। बट एक्सटेंडेड बॉडी के केस में क्या होता है कि जैसे ही हम तीसरा चार्ज रखते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक बड़ी बॉडी बनाई है A और B, जैसे ही आपने यहाँ पर C बॉडी रखी, C चार्ज रखा, उस चार्ज ने क्या करना है जी, इंडक्शन प्रोसेस, अभी जो हमने स्टडी करी है, इस पॉजिटिव को भी थोड़ा सा रिपेल करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इस पॉजिटिव को भी थोड़ा बहुत रिपेल करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट ही हो गया, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वही चेंज हो गई। इस साइड पे थोड़ा ज्यादा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर भी थोड़ा ज्यादा चार्ज आ जाएगा, इधर थोड़ा कम रह जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो ओरिजिनल फोर्स थी F, उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, वो फोर्स चेंज हो जाती है।
बट इसका ये मतलब नहीं है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड, वो वैलिड है। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के साथ उस प्रिंसिपल को लगा सकते हैं, बट द थिंग इज कि एक तीसरा चार्ज रखने से इंडक्शन के कारण चार्जेस ओरिजिनल वाले रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिस वजह से जो ओरिजिनल फोर्स थी वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। The electric interaction between two identical point charges A and B is F. Point charges की बात कर रहा है, उसमें F है। When another identical point charge C is placed near to B, then the interaction between A and B is F. तब भी कह रहा सेम रहेगी interaction A and B F. This is correct. पॉइंट चार्जेस के लिए ये करेक्ट है। दूसरे पॉइंट में वो बॉडीज की बात कर रहा है, प्रिंसिपल के बारे में नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि भाई दो चार्ज बॉडीज हैं, उनमें कैपिटल F फोर्स लग रही है, जैसे ही आपने तीसरा चार्ज रखा तब भी फोर्स F लगेगी। ये पॉइंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जैसे मैंने बताया, तीसरा चार्ज जब आप रखेंगे इंडक्शन प्रोसेस के कारण चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के कारण वहां पर जो नेट फोर्स है वो अब F नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। गलत, इट इज वैलिड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी गलत कि ये नहीं वैलिड है। और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं, सिर्फ ए करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा होता है। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम बैकईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगेगा, वेक्टर्स की नॉलेज भी लगेगी, और उसके साथ साथ हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब सिस्टम के सभी चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो लगे, फोर्स ही ना लगे, सिस्टम रेस्ट पर रहे, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम्स हैं ये दो तरह की आ सकती हैं। चार्जेस किसी स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं, कोलिनियर चार्जेस, वो क्वेश्चन भी आए हुए हैं, और उसके साथ साथ स्क्वायर पे हो सकते हैं, ट्रायंगल पे हो सकते हैं। बट द मेन थिंग इज इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो लगे। तो अभी हमें वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है कि भाई हमारे पास कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर पर माइनस क्यू चार्जेस पड़े हुए हैं, हर जगह माइनस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड। माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, साइड हम ए ले लेते हैं बच्चे। और बोला गया है कि हमें फाइंड करना है ए चार्ज स्मॉल क्यू इज एट सेंटर, और एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो कि कहां पर है? सेंटर पे, यहां पर। ठीक है, हमें बताना है कि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा जब स्मॉल क्यू इसमें से किसके बराबर होगा, वो हमें फाइंड करना है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई एक चार्ज कंसीडर कर लेना हमने। जैसे मान लो मैंने ये वाला चार्ज कंसीडर कर लिया। इस चार्ज पर जो तीन चार्जेस कॉर्नर्स वाले हैं उन सब की फोर्स को पहले आपने कैलकुलेट करना है। देखना है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। देखिए, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स आएगी F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और ये दोनों चार्जेस है। सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फोर्स लगती है, ऐसे रिपेल करेगा। रिपेल कैसे पता चल रहा है? दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं इसलिए रिपेल पता चल रहा है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ बन रही है। रिपल्शन आप देखिए, दोनों चार्जेस दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फोर्स लग रही है ये भी कितनी है? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं क्योंकि ये भी डिस्टेंस हमारे पास ए है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, जब भी दो 90 डिग्री पर वेक्टर आ जाएं उनका रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं, आसान हो जाता है काम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2f, क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं। जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हों और वो आइडेंटिकल हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है f डैश इज इक्वल टू √ फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर, जो आएगा √2f। तो √2f फोर्स अभी इन दोनों की वजह से हमारे पास लग रही है, और इसको हम ये लिख सकते हैं √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये फोर्स अभी लगी सिर्फ इन दोनों की वजह से। अब हम तीसरा चार्ज देखते हैं, ये वाला।
ये वाला चार्ज भी नेगेटिव है तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है। इसकी जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, ब्लू वाली फोर्स। और वो जो फोर्स है बच्चे, उसका फॉर्मूला बनेगा, उसको मैं एफ डैश लगा लेता हूं, वो बनेगा के दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस जो है दैट इज अंडर रूट 2a। पाइथागोरस लगा दी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 2a, तो यहाँ आ गया अंडर रूट 2a का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बना जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। मीन्स अब इस लाइन के अलोंग, जिस लाइन को मैं अभी रेड कलर से ड्रॉ करने वाला हूं, उस लाइन के अलोंग, मीन्स इसके अलोंग जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स तीनों की, इसकी और इसकी, वो तीनों की जो नेट फोर्स है वो इन दोनों को ऐड करके आएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। तो मीन्स जो एफ नेट लग रही है ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस एट कॉर्नर्स, वो लग रही है बच्चों अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो ये अभी फोर्स लग रही है। अब हम यहाँ पर सेंटर पर, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एक स्मॉल क्यू चार्ज इसके सेंटर पर अभी हमने रखना है सच दैट कि नेट फोर्स उस पर 0 लगे। तो अभी हमने क्या करना है, ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की फोर्स किधर लगनी चाहिए, सच दैट नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0। वो ऑब्वियसली ये जो रेड वाली फोर्स है उसके ऑपोजिट हमें चाहिए, तभी तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ बैलेंस होंगी ना। तो इस क्यू की फोर्स इस तरफ चाहिए, यहाँ पे ये इस तरफ, ये वाली ब्लू। अब ये फोर्स इस तरफ कब लगेगी, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो जो नेट फोर्स लगेगी वो इस रेड फोर्स के ऑपोजिट लगेगी, नेट फोर्स 0 बन जाएगी। मींस स्मॉल क्यू की फोर्स इसके ऑपोजिट चाहिए, तभी ये दोनों कैंसिल होंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि स्मॉल क्यू शुड बी पॉजिटिव, मींस आंसर इन दोनों में से कोई एक है, पॉजिटिव चाहिए। चलो इतनी बात क्लियर होगी। अब उसकी फोर्स कितनी है इस स्मॉल क्यू की, वो स्मॉल क्यू की फोर्स है बच्चे के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और अब इन दोनों में ये डिस्टेंस कितना है, ये है a बाय रूट 2 का स्क्वायर। a बाय रूट 2 कैसे, क्योंकि ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक था रूट 2a, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2a डिवाइड बाय 2 इज a बाय रूट 2, ये डिस्टेंस। तो a बाय रूट 2 का स्क्वायर। ये फोर्स किसके बराबर चाहिए, जो अभी हमने कैलकुलेट करी है उसके बराबर, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो अभी इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो नेट फोर्स विल बी 0 एंड दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो सिमिलरली सेम कहानी इसके लिए, सेम कहानी इसके लिए, सबके लिए, तो सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। के कॉमन कैंसिल हो जाएगा, एक कैपिटल क्यू भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ बन गया जी क्यू, 2 का फैक्टर ऊपर चला गया, नीचे आ गया a स्क्वायर, और इस साइड बन गया जी हमारे पास कैपिटल Q कॉमन और नीचे से a स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रूट 2 प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ से a स्क्वायर कैंसल, 2 नीचे चला जाएगा, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2, और यहाँ एलसीएम लेंगे 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 का फैक्टर भी बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया जी q बाय 4 2 रूट 2 प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज नहीं, q बाय 4 है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं उसको शेड कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर्स और उसके साथ साथ नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, लेकिन ये कोलिनियर चार्जेस का क्वेश्चन है। पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ये 2005 में आया हुआ है और इसके जैसे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जेईई मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ कोलिनियर चार्जेस में हमारे पास एक लाइन के अलोंग 2 चार्जेस पड़े होते हैं और तीसरा चार्ज हमें रखना होता है सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, अगर ये दोनों सेम तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो इन बिटवीन द चार्जेस होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं P से मेंशन कर लेता हूं। तो लेट अस सपोज P इज न्यूट्रल पॉइंट
देखिए न्यूट्रल पॉइंट पर क्या क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट पर किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो लगेगी, न्यूट्रल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। जैसे यहाँ पर बोला गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जीरो होगी अगर आप न्यूट्रल पॉइंट पे कोई भी चार्ज रख दो, चाहे आप न्यूट्रल पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रख दो, चाहे आप प्लस क्यू चार्ज रख दो, किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दो वहां पर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उस पे जो नेट फोर्स लगेगी वो जीरो लगेगी। तो मैं पी को न्यूट्रल पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर दोनों सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस है, सिमिलर मींस दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा इन बिटवीन द चार्जेस कहीं ना कहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात, अगर लेट अस सपोज ये Q1 है, ये Q2 है और Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है, ये Q1, इसमें भी ऐसे लिख लेते हैं Q1 Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा बच्चे वो स्मॉलर चार्ज के पास होता है, तो P इज नियर द स्मॉलर चार्ज। ये इन चीजों को आप इमेजिन भी कर सकते हैं, बट अभी टाइम नहीं है इमेजिन करने का, अभी के लिए आपने सिर्फ याद रखना है कि छोटे चार्ज के पास न्यूट्रल पॉइंट होगा। ध्यान रखेंगे, मींस अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो P इज नियर Q2, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये हो गई एक सिचुएशन हमारे पास। तीसरी सिचुएशन है जी, वो ये है कि भाई इस चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहां पर अगर हम वो चार्ज रखें जिसपे नेट फोर्स जीरो लगेगी, तो वो चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव इधर खींचेगा, ऐसे ये वाला पॉजिटिव इस तरफ खींचेगा। हमें यही चाहिए, नेट फोर्स जीरो। अगर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होंगी तभी कैंसिल होंगी ना, तो इसलिए वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो जो आपने चार्ज रखना है तीसरा चार्ज वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये इसको अपनी तरफ खींचे, ये इसको अपनी तरफ खींचे, दोनों उसको अपनी तरफ खींचे और दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाए, तभी नेट फोर्स जीरो आएगी। तो एक ये कंडीशन हो गई जी। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है, द थर्ड चार्ज इज ऑफ ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का होना चाहिए तीसरा चार्ज, ठीक है। जब भी नेट फोर्स जीरो निकालनी है इस सिचुएशन में ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। ओके, तो ये तो बात हो गई कि सिमिलर चार्जेस के साथ क्या होता है। अगर डिसिमिलर चार्जेस है, डिसिमिलर मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब क्या होता है। अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, न्यूट्रल पॉइंट P is on line joining and outside the charges। in between the charges नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा न्यूट्रल पॉइंट, और किसके पास होगा, and it is near to स्मॉलर चार्ज। होगा छोटे के पास ही, लेकिन होगा किस तरफ, बाहर होगा चार्जेस के, या तो नेगेटिव के साइड हो सकता है P पॉइंट। अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो इस तरफ आएगा P पॉइंट, बाहर होगा। और अगर लेट अस सपोज ये Q1 है जी और ये Q2 है, बट अगर Q1 छोटा है Q2 बड़ा है, तो पॉइंट P जो होगा फिर वो इस साइड होगा, छोटे चार्ज के पास होगा और बाहर होगा। बस ये सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो कोई चक्कर नहीं है, मैग्नीट्यूड देखना है। तो पॉजिटिव तो छोटे चार्ज के पास न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक हमारे पास है +8Q, एक है -2Q। 8Q -2Q। एक मिनट वेट कर यार, मैं पहले कंप्लीट करा ला फिर पूछ ली, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अभी दोनों चार्जेस में से देख लेते हैं कि भाई बड़ा कौन सा छोटा। पहले तो दोनों ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट होने का मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस होगा, तो मींस यहाँ पर कहीं पर होगा। उसके साथ साथ छोटे चार्ज के पास होगा, इसलिए मैंने इस तरफ मान लिया इस पॉइंट को, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। हमें वही पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मैंने यहाँ मान लिया। अब जो पहला वाला चार्ज है वो जीरो पर है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, दूसरा वाला एल पे है, तो मींस ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है वो कैपिटल एल है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि भाई जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एल
x डिस्टेंस पर है। आप कहीं से भी मान सकते हैं, आप इस x को रीजन से भी मान सकते हैं, आप उसको L से भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से मैंने x मान लिया। अब यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए। अब पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे इस तरफ बनेगी E1 और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी E2। दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के और इक्वेट आपने कर देना उनको, तो मैं उनको इक्वेट कर देता हूं। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड है K 8Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इज L प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट P का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से L प्लस x है। और नेगेटिव के केस में K 2Q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से P पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो x का स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, 2 से 8 गया, 4 आ गया, तो ये बन गया जी 4x स्क्वायर। इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू L प्लस x का होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो जैसे ही आप दोनों तरफ रूट लेंगे यहाँ पर बनेगा जी प्लस माइनस 2x। प्लस माइनस लगाना इंपॉर्टेंट है, और इधर एक साइड पे सिंपली आप लिख सकते हैं L प्लस x। तो एक हम ले लेते हैं प्लस 2x के साथ इक्वेशन L प्लस x। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों L आ गया, ये वाला x जो इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा जी 2x माइनस x विच इज x। तो x इज इक्वल टू L आ गया इस केस पे। अगर मैं माइनस 2x वाली इक्वेशन ले लेता L प्लस x, और इस x को जब मैं इस तरफ लेके जाता तब प्रॉब्लम हो जाती। तब हमारे पास आता जी माइनस 3x इज इक्वल टू L, और वहां से x आ जाता जी माइनस L बाई 3। x माइनस L बाई 3 का मतलब है कि आप इस तरफ आ गए, और L बाई 3 मतलब उसके इन बिटवीन, L से छोटा। आप माइनस साइन यहाँ बता रहा है कि आप नेगेटिव वाली साइड चले गए, इस तरफ चले गए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन नहीं रहेगा, दोनों चार्जेस ऑपोजिट है। तो ये वाला जो आंसर है बच्चे, ये वाली इक्वेशन रॉन्ग है, इसको हम नहीं यूज करेंगे, ये आंसर गलत है। और हमारा आंसर आया है x इज इक्वल टू L। बट ऑप्शन में तो x इज इक्वल टू L है ही नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन को ध्यान से देखना है। ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये हमें ओरिजिन से पूछा गया, तो वो पूछा है द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, लोकेशन ऑफ द पॉइंट on x-axis at which net electric field is 0 due to 2 point charges is। तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर जो x आया है वो यहाँ से आया नेगेटिव चार्ज से। मींस जो नेगेटिव चार्ज से हमने x माना था वो L के बराबर है। ओरिजिन से देखेंगे तो एक ये वाला L और एक ये वाला L दोनों आपस में ऐड होके आंसर हमारे पास आएगा 2L। तो इसका आंसर 2L है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट में टाइम लगा समझने में। अगर आप ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के आसान क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत आसान चीज पूछी गई है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस Q1। ये है माइनस Q1 चार्ज, इस पर एक्स कंपोनेंट हमें बताना है फोर्स का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो डायग्राम आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले फोर्सेस को ड्रॉ करना है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। देखो, क्योंकि माइनस Q1 पे पूछी गई है फोर्स, उस चार्ज को आप देख लें, उस चार्ज के ऊपर सारी फोर्सेस ड्रॉ करें। ये एक प्लस Q2 चार्ज है जो B डिस्टेंस पे पड़ा है, ये यहां से लेकर यहां तक डायग्राम में ये B डिस्टेंस है और ये A है। तो ये प्लस Q2 इस माइनस 2Q को अपनी तरफ खींचेगा, तो एक फोर्स ये ग्रीन कलर वाली इसकी तरफ लगेगी, और ये फोर्स लगेगी जी F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय B स्क्वायर। ठीक है जी, ओके, F1। अब ये जो माइनस Q3 है, ये इस माइनस Q1 को, दोनों नेगेटिव हैं, इस तरफ इस लाइन ज्वाइनिंग के अराउंड रिपेल करेगा ऐसे। वो फोर्स है F2। ठीक है जी, F2 को भी लिख लेते हैं। F2 आएगा जी K Q1 Q3 डिवाइड बाय A स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों चार्जेस में डिस्टेंस A दिया गया। अब इसके साथ साथ हमें बताना है नेट फोर्स का x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस F2 को रिजॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये नीचे की तरफ एक लाइन लगा लेते हैं वर्टिकल, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इस F2 फोर्स का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी F2 cos थीटा। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट आएगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ हमारे पास आ जाएगा जी F2 sin थीटा। मींस जो x एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लग रही हैं वो एक तो F1 है और एक F2 sin थीटा है। तो देयरफॉर x एक्सिस
जो फोर्स ऑन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो हमारे पास आ गई जी F1 प्लस F2 साइन थीटा। इसको हम वैल्यूज पुट कर देते हैं वहां से, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट ही बताना था जी किसके प्रोपोर्शनल है। देखिए ये सारे ऑप्शंस, इसमें माइनस आ रहा है, कॉज आ रहा है, ये गलत है। इसमें प्लस आ रहा है बट कॉज आ रहा है, ये भी गलत है। इसमें साइन आ रहा है बट माइनस साइन आ गया, ये भी रॉन्ग है। इस ऑप्शन में प्लस आ रहा है और साइन आ रहा है। देखिए आप कॉमन चीज बाहर निकाल लेते हैं, K Q1 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या आएगा जी Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा। तो देख लो जी ये फोर्स इस फैक्टर के प्रोपोर्शनल है और ये सही आंसर है। अगर y कंपोनेंट पूछा होता फोर्स का इसी क्वेश्चन में, y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट कैसे निकलता जी, देखो ध्यान से। y के अलोंग हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स है, क्योंकि जो F1 है वो तो पहले ही x के अलोंग थी, F2 साइन थीटा x के अलोंग चला गया। y के अलोंग सिर्फ हमारे पास एक ही फोर्स है विच इज F2 cos थीटा। F2 cos थीटा मींस K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर cos थीटा। तो वो फोर्स इसके बराबर है Fy, इसका भी आप ध्यान रखेंगे अगर ये पूछ लिया जाए तो वैसे करना है। तो अगर आपको वेक्टर्स आते हैं और फोर्स का फॉर्मूला आता है तो इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत आसान है। ओके, अब आपको एक खुशखबरी बताते हैं। अगर आपके पास चार्जेस की जगह मासेस होते, सेम क्वेश्चन में मासेस, M1 मास, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन M2 मास, कहीं पे यहाँ पर M3 मास, तब भी क्वेश्चन सेम है बट उसमें फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव बनती है। मींस M1 M2 पर जो M1 के कारण फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, वो इस तरफ लगेगी। M2 पर जो M3 के कारण फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। दोनों ही फोर्सेस अट्रैक्टिव रहेंगी, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन के केस में Gm1 M2 बाय आर स्क्वायर यूज करना है। बाकी सारा वेक्टर्स के वही फंडे हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी फ्रेम किया जा सकता है, जस्ट एक फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से 4 चार्जेस हैं जी। ये चारों चार्जेस इस तरह से पड़े हैं जैसे कि डायग्राम में शोन है और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम चार्जेस A एंड B मींस इसको और इसको इंटरचेंज कर दें विद द चार्जेस ऑन C एंड D, मींस जो नया डायग्राम बना दें वो ये बना दें कि यहाँ माइनस Q चार्जेस आ जाएं और यहाँ प्लस Q चार्जेस आ जाएं, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होगी। E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V इज पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पर हैं ये दोनों चीजें जी, पोटेंशियल भी सेंटर पर बोला गया है और E वेक्टर भी सेंटर पर बोला गया है। तो इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। 2007 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जब आप Q1 Q2 आपने यहाँ रखे हैं और नेगेटिव यहाँ रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q की इधर बनेगी, इस Q की इधर बनेगी, क्योंकि अवे फ्रॉम चार्ज दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं। ये दोनों नेगेटिव हैं, इसकी भी इधर बनेगी और इसकी भी इधर बनेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी E वेक्टर। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में कहानी रिवर्स हो जाएगी। इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, ये दोनों नेगेटिव हैं उनकी इस तरफ बनेगी, तो E नेट जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q बाय R, इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। सब चार्जेस जो हैं वो कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, सबका डिस्टेंस हम A मान सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल सबका ऐड ही होना है ना। पॉजिटिव का पोटेंशियल अगर हम लिखें A पॉइंट पर तो वो आएगा जी K Q बाय A। मैंने इस पूरे डिस्टेंस को बच्चे 2A मान लिया, तो उसमें से हाफ डिस्टेंस A हो गया, मान सकते हैं ऐसा सॉल्व करने के लिए। दूसरे के लिए हमने लिख लिया जी K Q बाय B, K Q बाय A, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव का पोटेंशियल माइनस K Q बाय A, नेक्स्ट का माइनस Q K बाय A, तो ये तो कट गए सारे, आंसर आ गया 0। सिमिलरली अगर आप चार्जेस को कहीं और भी प्लेस कर दोगे आंसर फिर भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड बट E वेक्टर चेंजेस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में E वेक्टर की जगह सिर्फ E लिखा होता तब इसका मतलब था, E वेक्टर की जगह सिर्फ E लिखा होता तब इसका मतलब था ओनली मैग्नीट्यूड।
वो किसके बारे में बात कर रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर नहीं चेंज होगा, इसमें डायरेक्शन रिवर्स हुई है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डिस्टेंसेस सेम है, चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। चार्जेस को चेंज करने से मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ा है। अगर ऐसा होता तब आंसर सही होता, बोथ ई एंड वी रिमेन्स अनचेंज्ड। बट सिर्फ इस छोटी सी लाइन जो कि वेक्टर का सिंबल है, जो हमें बताता है कि वो दोनों चीजों की बात कर रहा है एग्जामिनर, वो डायरेक्शन भी पूछ रहा है और वो उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। अगर वो दोनों चीजों की बात कर रहा है तो आपने दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ पर डायरेक्शन ही रिवर्स हुई है, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ये क्वेश्चन है जी, ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द अनदर टू कॉर्नर्स। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैपिटल Q पे 0 चाहिए हमें, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q किसके बराबर होगा? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करिए, सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आसान क्वेश्चन है, हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन 2 चार्जेस 2013 में आया हुआ है, सारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं। 2 चार्जेस ईच इक्वल टू स्मॉल q आर केप्ट एट -a एंड +a ऑन x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस हो गया जी। अब यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, एक पड़ा है यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, एक -a पे पड़ा है, एक +a पे पड़ा है, और एक थर्ड पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M, उसका मास भी है और चार्ज q/2 है, दैट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। वो हमने रख लिया जी ओरिजिन पर, q/2। ठीक है जी। नाउ इफ q0 इज गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ये q0 ही रखते हैं पहले, इसको q/2 बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, q0 मान लेते हैं इसको। अगर हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया y एक्सिस के अलोंग, मतलब इस q0 को हम यहाँ ले गए, तब द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगी? हाँ जी बच्चे, तो बस सिंपल है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नेट फोर्स पूछी गई है, बहुत आसान है, ध्यान से देखें। यहां मैंने रख लिया इस चार्ज को, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और इस डिस्टेंस को स्मॉल y मान लेंगे क्योंकि उसने बोला है अलोंग y एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो y दिया है। ओके, नाउ पॉजिटिव चार्ज, इसको ये वाला पॉजिटिव चार्ज है q और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कोऑर्डिनेट के, इसको हम ना डिलीट ही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस हमें पता लग गया, डिस्टेंस चाहिए था, कंफ्यूजन ना हो। तो पॉजिटिव और q0, एक फोर्स इधर लग गई, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, एक फोर्स इधर लग गई। ठीक है जी, ऐसे नेट फोर्स ऊपर लग गई, बहुत सिंपल है। नेट फोर्स ऊपर लगेगी, पैरेललोग्राम कंप्लीट करके हम ऐसे देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नेट फोर्स ऊपर लगेगी। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली जो हमने फोर्स बनाई है उसका भी ये एंगल थीटा बनेगा। तो मींस इस F का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा F cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। सिमिलरली ये वाली जो F फोर्स है, इसको भी ध्यान से देखें, अगर ये एंगल है थीटा तो यहाँ पर ये भी थीटा बनेगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर ऐड हो जाएगा F cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चे वो इधर बन जाएगा F sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेट। ये F sin थीटा इस F sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इस पार्टिकल पर Q0 पर जो नेट फोर्स लगेगी F नेट, वो लगेगी जी 2F cos थीटा। बस इसको सॉल्व करना है भैया आपने। तो F कितना है यहाँ पर? F इज द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, और उन दोनों पार्टिकल्स में ये Q0 है बच्चे, यहाँ Q पड़ा हुआ है, और उन दोनों में जो डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस a है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, ये डिस्टेंस है √y² + a², ये डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल्स में। तो जो F है वो हमारे पास आएगा जी Q0 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मींस y² + a², सिंपल। ठीक है जी। और इसके साथ साथ cos ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज cos ऑफ थीटा? इसी ट्रायंगल में थीटा यहाँ पर है, मींस y जो है वो बेस बन गया, और जो a है, सॉरी जो ये वाली चीज है वो हाइपोटेन्यूज बन गई। तो यहाँ पर आ गया जी y/y² + a² की पावर 3/2। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन 3/2 नहीं, यहाँ 1/2 आएगा, cos थीटा √ में आएगा 1/2। इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया जी नेट फोर्स हमारे पास आ गई 2K
क्यू नॉट को भी मैं Q/2 पुट कर रहा हूं जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। एक आ गया हमारे पास ऊपर y और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया जी y² प्लस a² की पावर 3/2। ठीक है भाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया जी KQ² y² प्लस a² की पावर 3/2। अभी जस्ट पूछा गया है दिस इज फॉर y लेस देन a, मींस ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया था y वो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, मींस हम यहां से इस y को निगलेक्ट कर देंगे। इस y को जब हम यहां से निगलेक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा KQ² y अपॉन नीचे की डायरेक्शन में नीचे हमारे पास सिंपली बचा a का q। तो आपके सामने है जी नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, F net is proportional to y, बाकी सब कांस्टेंट्स y के प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में क्या होगा अगर हम इस चार्ज को स्टडी करें, फर्दर इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट पे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज था जी बच्चे Q0 जो किसके बराबर था Q/2, इसीलिए जो नेट फोर्स लग रही थी वो ऊपर की तरफ लग रही थी। जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, यहां से इस चार्ज को उठा के यहां लेके जाएंगे, ये चार्ज पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और ये यहां से भाग जाएगा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पे था उसका, इक्विलिब्रियम था मिड पॉइंट पर, क्योंकि दोनों चार्जेस साइडों वाले पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये अपनी जगह फिक्स्ड है। जब ये मिड पॉइंट पे पड़ा हुआ था Q0 चार्ज, देखिए ये Q और Q0 पड़ा हुआ था मिड पॉइंट पर। जब ये मिड पॉइंट पर पड़ा हुआ था तो ये वाला Q इसको इधर रिपेल कर रहा था, ये इसको इधर रिपेल कर रहा था, दोनों फोर्सेस कैंसिल थी, मींस ये चार्ज रेस्ट पे था। हमने इसको मूव करके यहाँ पर ले गए, y डिस्प्लेसमेंट दिया, तो क्या हुआ, ये चार्ज भाग गया, ये वापस नहीं आया। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी केस में अगर ये वाला Q0 नेगेटिव होता तब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट ही रहता। कैसे, डायग्राम बना के देखते हैं। अगर ये वाला Q0 नेगेटिव होता तो देखिए ये Q ये माइनस Q0, तब क्या होता, तब बात तो वही है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करता, ये इसको इधर अट्रैक्ट करता, बट अगर आप इसको ऊपर ले जाते तब भी इन्होंने तो अट्रैक्ट करना था। इस Q ने इसको इधर अपनी तरफ खींचना था और इस Q ने इस तरफ खींचना था, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती नेगेटिव के केस पे। मींस आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, नेट फोर्स नीचे की तरफ है ऑपोजिट, तो वो उसको वापस वहीं ले आता। उस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। अब उस सिचुएशन में क्या होता, उस सिचुएशन में यहाँ पर जो नेट फोर्स आती वो -y के प्रोपोर्शनल आती। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, आपने यहाँ पर अभी Q0 को सब्स्टिट्यूट किया Q/2, उस केस में क्योंकि हम मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं लिख रहे, हम पुट करते -Q/2। जैसे ही आप -Q/2 पुट करते तो F net is proportional to -y आता, तब ऑप्शन का आंसर करेक्ट होता -y। तो सिंपली इस चार्ज के साइन पर भी डिपेंड करता है कि सही आंसर कौन सा है, -y। अब जब ये चार्ज पार्टिकल -y के प्रोपोर्शनल इसकी फोर्स है, and whenever the force is proportional to negative of displacement, तो that kind of motion is called simple harmonic motion। उस मोशन का टाइम पीरियड होता है, उस मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और वो मोशन कैसा होता है, वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कैसे करेगा, वो ये वाला नेगेटिव चार्ज ऐसे नीचे की तरफ यहां तक आएगा, फिर यहां पर मास के कारण, इनर्शिया के कारण वो और नीचे चला जाएगा और नीचे -y तक जाएगा, फिर वापस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो ये पार्टिकल इस तरह से यहाँ पर वाइब्रेट होता रहेगा ऐसे, to and fro motion। तो that kind of motion is called simple harmonic motion, and this is the condition for simple harmonic motion कि भाई force is proportional to minus of displacement। और इसका अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, देखिए F is equal to क्या आता हमारे पास, F is equal to इस यहां से देखेंगे F is equal to -kx। This is the equation of simple harmonic motion where x is displacement। हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है F is equal to माइनस कांस्टेंट की जगह हमारे पास आ रहा है Q² / a³ डिस्प्लेसमेंट की जगह y आ रहा है। तो ये वाला जो कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल K, वो इसके बराबर आ रहा है KQ² / a³। This is the spring constant of simple harmonic motion in this case। Now what about time period and frequency? So next to that on the next page
इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने सॉल्व करना है। मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम को आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि इफ f is directly proportional to x और f is equal to minus kx, that kind of motion is called SHM। यहाँ पर x फोर्स को हम लिख लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस के बाई एम एक्स, और इसको कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन है। तो ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। तो टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट m बाय कैपिटल K, वेयर कैपिटल K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिसिटी फैक्टर, और m जो है वो है मास ऑफ पार्टिकल। तो टाइम पीरियड ऑफ SHM ऐसे निकाल सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि हमारी जो फोर्स आ रही है नेगेटिव चार्ज के केस में वो इसके बराबर आ रही है k क्यू स्क्वायर बाय a क्यूब इनटू y, ये हमारी फोर्स आ रही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इसके साथ, तो हमारा जो कैपिटल K है स्प्रिंग कांस्टेंट वो स्मॉल k क्यू स्क्वायर बाय a क्यूब है। स्मॉल k यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। तो दिस इज योर स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। ओके, तो टाइम पीरियड का क्वेश्चन अगर आ जाए तो टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन कैपिटल K क्यू स्क्वायर नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। तो ये वाला ऑप्शन टाइम पीरियड का ऑप्शन है। ये टाइम पीरियड होगा उस पार्टिकल के ऑसिलेट करने का। टाइम पीरियड मिल जाए तो ओमेगा निकल आएगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, वहां से निकाल लो, या ओमेगा सिंपली यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में अगर पूछी जाए न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दे तो हमारे पास न्यू आ जाता है। ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम्स हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगी जहां हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हम सिमेट्री प्रिंसिपल यूज करते हैं और हमें बताना है कि भाई चार्जेस को कैसे रखें सच दैट, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, ध्यान से इसको करेंगे और आंसर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। देखो जी, ये 2019 में आया जैन में, ये 2002 में आया सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास एक बार 2002 में आया और 2019 में आया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि अगर पिछले क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी प्रैक्टिस कर लो, 2 महीने पड़े हैं आपके पास, तो टाइम को वेस्ट मत करो। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, स्मॉल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड at the center of line joining two equal charges such that the system is in equilibrium, the value of small q is this। तो very simple, इसमें सिस्टम की बात करी गई है फिर से। तो साइडों वाले चार्जेस जो हैं वो फिक्स चार्जेस नहीं है, दे आर फ्री चार्जेस। तो सिंपल सी बात है जी, ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, लाइन ज्वाइनिंग पर पड़े हुए हैं, डिस्टेंस हम यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, 2a डिस्टेंस मान लेते हैं तो आसान रहेगा। और ये जो हमें बड़ा चार्ज रखना है वो सेंटर पे रखना है, साफ साफ बोला गया सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, और वो इक्वल चार्जेस है, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट ही है। एक तो बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है बच्चों कि ये वाला चार्ज हमें जो चाहिए पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उसने इसको भी भगा देना है और इसको भी भगा देना है और खुद भी भाग जाना है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम के चार्जेस रेस्ट पे रहें, तो नेगेटिव चाहिए। क्योंकि आप किसी भी चार्ज को अगर एनालाइज करें, इसको रेड वाले को एनालाइज करो तो रेड वाले पर ये वाला चार्ज इधर पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है, तो ऑलवेज देयर इज अट्रैक्शन ऑन बोथ साइड्स, तो ये फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी। और अगर इसको भी देख लें पॉजिटिव को, तो इस पॉजिटिव पर ये वाला कैपिटल क्यू इस तरफ फोर्स लगा रहा है रिपल्शन वाली, और ये वाला माइनस क्यू इस तरफ फोर्स लगा रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, तो इन दोनों को भी कैंसिल होना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी अगर देखें तो माइनस क्यू इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, प्लस क्यू इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर आप ये वाला चार्ज नेगेटिव रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात सही है कि जो 50-50 लग गया केबीसी का, कि दोनों में से, चारों में से ये दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है।
अब हम नेट फोर्स जीरो कर देते हैं इस पर। तो 2a डिस्टेंस माना था, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बनेगी k क्यू कैपिटल Q बाय a स्क्वायर, और उन दोनों में जो फोर्स बनेगी वो बनेगी k क्यू कैपिटल Q बाय, ओहो ये तो कैंसिल हो गया, ओहो बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये तो सब कुछ ही कैंसिल हो गया। हाँ ये गलती नहीं करनी, इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेके आना है। इसको जब आप इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे तो क्या होगा, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स स्मॉल q की लग रही है वो लगेगी k क्यू कैपिटल Q डिवाइड बाय 2a का स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस देखो जी इसका इसके साथ 2a है, नहीं इस यहाँ 2a नहीं लगेगा, ओहो स्मॉल q की लिख रहे हैं ना अभी, तो ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ लगेगा a k क्यू कैपिटल Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, है ना, छोटे चार्ज की फोर्स। अब बड़े चार्ज की फोर्स कैपिटल Q की ये बनेगी k कैपिटल Q स्क्वायर, यहाँ Q स्क्वायर नहीं है, अपॉन डिस्टेंस 2a का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है सिंपली, मैंने जस्ट इसको इक्विलिब्रियम में लेके आने की कोशिश करी है, और इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, इसलिए दोनों फोर्सेस, छोटे चार्ज की फोर्स और बड़े चार्ज की फोर्स, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। Q बाय a स्क्वायर कैपिटल Q बाय 4a स्क्वायर हो गया सॉल्व। कैपिटल Q बाय 4 आ रहा है, बट साइन शुड बी नेगेटिव, जैसे हमने पहले ही बात कर ली है, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो माइनस Q बाय 4 इज करेक्ट आंसर। कभी कभी बच्चे ऐसे ही जस्ट सॉल्व करते हैं इसको और आंसर लगा देते हैं प्लस Q बाय 4, वो एनालाइज नहीं करते फिजिकली सिचुएशन को, मैथमेटिकली करके बैठ जाते हैं उसको, तो वो वहां मिस्टेक हो जाती है, गलत ऑप्शन लग जाता है। तो पहले फिजिकली भी एनालाइज करना है कि चार्ज नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, और उसके बाद मैथमेटिकली सॉल्व करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल भी जो है हमारे पास वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। ये 2019 में क्वेश्चन आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए ध्यान से, वाई एक्सिस पर हमारे पास ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चे, ये ओरिजिन मान लेते हैं हम, और वाई एक्सिस पर हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, वाई माइनस 2d माइनस डी प्लस डी एंड प्लस 2d, वहां पर ये चार्जेस पड़े हैं, मींस माइनस क्यू चार्ज माइनस 2d पे पड़ा है। तो अगर ये मान लेते हैं माइनस 2d है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। ऐसे ही जो प्लस क्यू चार्ज है वो पड़ा है माइनस डी पे, तो माइनस डी यहाँ होगा मिड पॉइंट इसका, माइनस डी वहां पर चार्ज है प्लस क्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से फिर सॉल्व करो। प्लस डी पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो दिस इज प्लस डी, ऊपर की तरफ हमारे पास प्लस डी रहेगा कोऑर्डिनेट, वहां पर प्लस क्यू चार्ज है प्लस क्यू, और प्लस 2d पर दिस इज प्लस 2d, वहां पर हमारे पास जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू। तो ये 4 चार्जेस हमें यहाँ पर इस तरह से गिवन है, और हमें पूछा गया है कि भाई एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस d लेना आपने, कैपिटल D। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, यहाँ पर लेट अस सपोज दिस इज कैपिटल D डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना, और एक कंडीशन गिवन है कि जो कैपिटल D है वो स्मॉल d से काफी बड़ा है, तो हम स्मॉल d को एडिशन वाले एक्सप्रेशंस में से निगलेक्ट कर सकते हैं, और हमें जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन बतानी है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं निकालना, d के साथ कैसे वेरी कर रहा है जस्ट वो बताना है। तो बहुत आसान है, पहले हम हाँ जी हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? चलिए तो इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं हम, और इस पॉइंट P पर हम पहले पॉजिटिव चार्जेस, इन दोनों की पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा हमें, और ये डिस्टेंस और पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज आएगी। सिमिलरली इस पॉजिटिव के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, और अगर चार्ज पॉजिटिव है हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केस में अगर ये मान लेते हैं E हैं दोनों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस भी सेम है, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम। अगर ये एंगल थीटा है तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा जी E cos थीटा,
और ऊपर की तरफ हमारे पास चला जाएगा ई साइन थीटा पॉजिटिव के लिए। और ऐसे ही यहाँ पर इस ई के भी दो कंपोनेंट्स, जिसमें से ई कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ ऐड हो जाएगा और ई साइन थीटा कंपोनेंट नीचे वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। ये भी एंगल थीटा है, ई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कॉस कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो हमें बनेगी, हमारे पास आएगी 2e cos थीटा। अब जस्ट इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। e इज a q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस बच्चे यहाँ पर हमारे पास आएगा d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि ये पाइथागोरस लग गई यहाँ पर, इसका स्क्वायर करना है। तो डिस्टेंस आ गया d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर और cos थीटा। अगर आपने ये एंगल थीटा माना है तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो यही है d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2kq d डिवाइडेड बाय, इसकी पावर हाफ चाहिए अंडर रूट, डिवाइड बाय d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आ गई। हाँ जी, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बच्चों, हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बैक ईयर प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी जस्ट ध्यान से लेक्चर सुनिए, लास्ट में मैं आपको सम अप करूंगा कि इसमें हमने क्या क्या किया है। ठीक है, जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी आप म्यूट पे ही रहना, ठीक है, और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ध्यान से देखिए। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसके बराबर आ गई। अब हम नेगेटिव की अगर बात करें तो नेगेटिव के केस में एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी। इसको मैं पिंक कलर से ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास। अब नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ आ जाएगी हमारे पास, और इस नेगेटिव की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो दूसरी इस तरफ आ जाएगी। इसको मैं दोबारा नीचे बना रहा हूँ, ये P पॉइंट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई है, दूसरी इस तरफ आ गई है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। लेट अस सपोज ये हमारे पास अल्फा एंगल है, थीटा नहीं होगा, थीटा थोड़ा छोटा था लास्ट केस में। अब फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा विच इज ई कॉज अल्फा, और दूसरा ऊपर चला जाएगा विच इज ई साइन अल्फा। सिमिलरली ये जो नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, वो भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, जिसमें से कॉज कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाएगा ई कॉज अल्फा, और साइन कंपोनेंट ई साइन अल्फा ऑपोजिट चला जाएगा। तो साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस तरफ आएगी। ग्रीन कलर में देखेंगे, इस तरफ आएगी, ऑपोजिट टू दिस फील्ड, इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में आएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस दोनों के कारण। फॉर्मूला वही आएगा 2e cos अल्फा। तो फिर से वही चीजें हमारे पास, इसमें 2 ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड kq डिवाइडेड बाय, अब d स्क्वायर, स्मॉल d स्क्वायर की जगह हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस बड़े ट्रायंगल में ये डिस्टेंस जो है बच्चे ये 2d है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आएगा 2d का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज kq बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 2d का स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर अंडर रूट, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर cos अल्फा है बच्चे, cos अल्फा, उसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा बेस इज d अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज फिर से इसके बराबर ही आएगा 2d का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर पावर हाफ। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया 2kqd अपॉन 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर उसकी पावर 3/2। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड पे है, ये वाली जो हमने ब्लू वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला, और जो पिंक वेक्टर्स का रिजल्टेंट है वो नेगेटिव चार्जेस की फील्ड है, वो इस तरफ है। तो ये दोनों फील्ड आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, इनको सब्ट्रैक्ट करके वी विल फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर ई नेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। तो इस एक्सप्रेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो कॉमन चीजें हैं 2kqd, ये इस एक्सप्रेशन में भी है और ये इसमें भी है, ये कॉमन आ जाएगा मेरे पास। और इसके साथ साथ हमारे पास आएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर पावर 3/2
-1/4d² प्लस कैपिटल D² पावर 3/2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन जो अभी हमें चाहिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमें वेरिएशन चाहिए। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। 2k3d और नीचे से ना d³ कॉमन आ रहा है और हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आप d³ कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस d² बाय कैपिटल D² उसकी पावर -3/2। सिमिलरली यहां पर भी आएगा 1 प्लस 4d² क्योंकि मैंने कैपिटल D को कॉमन निकाला तो 4d² स्मॉल वाला अपॉन कैपिटल D² बड़े वाला उसकी पावर -3/2। तो क्योंकि वो रेसिप्रोकल में था तो हमने इसको रिवर्स करके यहाँ लिख दिया। अब जस्ट आपने कुछ नहीं करना, बाइनोमियल लगानी है अप टू फर्स्ट टर्म। अप टू फर्स्ट टर्म इसलिए लगानी है क्योंकि यहाँ पर मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि कैपिटल D बहुत बड़ा है, स्मॉल d बहुत छोटा है। तो जब आप बाइनोमियल लगाएंगे तो यहाँ से -3/2 का फैक्टर अंदर आएगा और यहाँ से भी -d/2 का फैक्टर अंदर आएगा। तो ये वाला d इससे कट गया, यहाँ d² बचा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस साइड पे, तो ई नेट आ जाएगा बच्चे 2k³ डिवाइड बाय d² और ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 1 -3/2 d² बाय कैपिटल D² और यहाँ रहेगा -1 ये वाला और फर्दर माइनस अंदर चला गया 4, ये 3/2 जो है वो भी आगे आएगा हमारे पास, पहले मैंने 4 लिख दिया इनटू -3/2, ठीक है, और साथ में आ गया जी d² बाय कैपिटल D², ठीक है जी। तो ये है, तो 1 से -1 कट गया यहाँ पर और इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ d का स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारे पास, बाकी तो सब ब्रैकेट में ही है। तो यहाँ पर आ गया 2k³ d⁴ 4 और अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बचा, 1 कट गया तो -3/2 d² बचा एक और एक हमारे पास बचा प्लस 12 4 × 3 12/2 स्मॉल d²। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बचा, लेकिन हमें इस एक्सप्रेशन को ध्यान देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसी है, d⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये आ गया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d⁴। तो इस क्वेश्चन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर्स और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चे 2019 के ही हैं, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और चार्जेस के बारे में ही है। इसमें 2 पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों की वैल्यूज भी दी हुई हैं, एक x1 पर है एक x4 पर है और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर पे वो हमें फाइंड करनी है एट y = 3 मीटर। ये देखिए ये ओरिजिन है हमारे पास, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दिस इज y = 1, दिस इज y = 2, y = 3। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अगर आपने यहाँ पॉइंट मान लिया तो ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। अब जो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज 1 मीटर पे है, दूसरा 4 मीटर पे है, तो इस चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से हो गया 1 मीटर और दूसरे चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से हो गया 4 मीटर। ये वैल्यूज आपको सारी बनानी पड़ेंगी पहले। अब आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जो दो चार्जेस हैं उसमें से एक चार्ज पॉजिटिव है Q1 ये पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है और जो Q2 चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है बच्चे। अब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ। तो दिस इज योर E1 वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, थीटा 1 है, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे फर्दर। ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा 1 होगा। उस हिसाब से ये जो E1 वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा जो बनेगा E1 cos थीटा 1 और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा परपेंडिकुलर विच इज E1 sin थीटा 1। तो इस केस में ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये E1 के हो गए। अब ये दूसरा चार्ज है नेगेटिव वाला जो चार्ज है उसको Q2 बोला गया और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी टुवर्ड्स द चार्ज, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब फिर से अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा 2 है तो उसका मतलब है कि भाई यहाँ पर ये Z बन गया ऑल्टरनेटिंग एंगल्स, ये भी थीटा 2 है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा विच इज E2 cos थीटा 2 और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ बनेगा विच इज E2
साइन थीटा 2, ठीक है जी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस को यहाँ पर अलग से सॉल्व करेंगे तो बढ़िया सॉल्व होगा। वो हमारे पास बनेगी जी E2 cos थीटा 2 आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इधर हमारे पास एक्स एक्सिस होता है आई कैप, माइनस E1 cos थीटा 1 आई कैप। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग। इसको सॉल्व कर लेंगे। E2 अभी फाइंड करना है और E1 भी फाइंड करना है। देखिए बच्चे, तो अगर ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो E1 वेक्टर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो पहले पाइथागोरस लगा के ये हमें हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना पड़ेगा। और उसमें एक 3 है और दूसरा डिस्टेंस 1 है, तो ये जो डिस्टेंस है E1 वाला, वो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, इसको हम बोल देते हैं ये पॉइंट P है जी, ये हम A पॉइंट मान लेते हैं। तो जो AP है वो हमारे पास आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 विच इज √10। तो ये √10 के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस आपको पता लग गया। अब E1 को जब आपने लिखना है तो E1 आ जाएगा जी हमारे पास K चार्ज इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे K³/10, तो ये हमारे पास E1 आएगा जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली E2 जब आपने फाइंड करना है तो डिस्टेंस आएगा, एक साइड पे 3 आएगा, दूसरी साइड पे 4 आएगा, तो √ लेके वो भी डिस्टेंस आपको निकालना है। वो डिस्टेंस कितना आएगा जस्ट यहाँ पे पुट करते हैं, तो K इंटू Q2 इज 25 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशंस बहुत हैं। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी Q2 के लिए। उसके साथ साथ cos थीटा 2 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज √3 का स्क्वायर। ये थीटा 2 है ना, तो बेस इज यहां से लेके यहां तक बेस है हमारे पास, सॉरी बेस इज 4 क्योंकि E2 की बात कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज यही रहेगा हमारे पास, उसकी पावर हाफ। तो ये हमारे पास आई कैप का फर्स्ट कंपोनेंट आया, ठीक है। नाउ माइनस E1 में K आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा जी √10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज ये डिस्टेंस अभी हमने निकाला था 3 का स्क्वायर और ये √10, तो यहाँ पर आ गया जी 10 इंटू फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस इज 1, हाइपोटेन्यूज इज 10 और साथ में हमने लगा देना यहाँ पर आई कैप। तो इस पार्ट को जस्ट आप सॉल्व कर लो और ये वाला पार्ट हमारे पास इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो 63 आएगा इंटू 10⁻², या 81 आएगा 10⁻²। तो एक पार्ट को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि इसमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियस, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरह से दिए गए हैं इसमें। सेकंड पार्ट सॉल्व करके आपके पास 81 आना चाहिए, तो जहां से वो दोनों मैच होंगे वो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ये ट्राई इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। इसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट तो पक्का लगेंगे, 6 मिनट। तो अभी इसकी पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकें। वैसे यहाँ पर पूरा सोल्यूशन किया हुआ है, तो बस वैल्यूज ही है। बाकी मेन चीज है कि आपको एंगल्स ड्रॉ करने आने चाहिए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये है, मैं वाई वाली इक्वेशन भी लिख देता हूँ। हाँ जी, वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन कैसे लिखनी है। एक हमारे पास है E1 sin थीटा, वो ऊपर की तरफ है, दूसरा है E2 sin थीटा, वो नीचे की तरफ है। तो इसको लिखेंगे आप E1 sin थीटा 1 j कैप माइनस E2 sin थीटा 2 j कैप। जस्ट अब इसको सॉल्व करना है। वही E1 E2 की वैल्यूज आप एक बार निकाल लोगे, यहाँ डायरेक्टली पुट हो जाएगी। साइन थीटा आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे, मतलब एक बार 3 बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और एक बार नेक्स्ट टाइम 3 बाय ये वाला हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है एंड मैच योर आंसर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। जब आप करेंगे तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी सिंपल भी आते हैं, ये टफ आ गया, वैसे सिंपल भी आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। हाँ जी, ये है इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, ये भी आसान है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जिन बच्चों को इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस नहीं फाइंड करना आता, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं। 2 चार्जेस, एक चार्ज Q है, इसमें एक -3Q है, दोनों का साइन ऑपोजिट है, एक्स एक्सिस पे पड़े हैं, डिस्टेंस D है।
तो हमें बताना है कि थर्ड चार्ज 2q कहाँ रखें सच दैट कि उनपे जो नेट फोर्स लगे उस पे जो नेट फोर्स लगे वो 0 लगे। तो मैंने बताया जैसे कि अभी इस वीडियो में कि जो थर्ड चार्ज होता है जिसपे नेट फोर्स 0 लगे, एक तो वो बाहर होगा लाइन ज्वाइनिंग के, क्योंकि ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं। अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट होते हैं तो वो तीसरा वाला चार्ज लाइन ज्वाइनिंग के बाहर होता है और ये छोटे चार्ज के पास होता है। तो ये तो बड़ा है 3q, ये छोटा है q, तो मींस आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। इसको आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस x मान लेना है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास x प्लस d हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करना है एंड यू विल गेट आंसर। इसको ट्राई करना है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें मैक्सिमम फोर्स फाइंड करनी होती है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। टू चार्जेस, equal charges separated by distance d. A third charge is placed on the perpendicular bisector. This is perpendicular bisector of line joining. यहाँ पर एक थर्ड चार्ज हमने q नॉट रख दिया, ठीक है जी। एंड इट विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम कूलम फोर्स एट x इज इक्वल टू व्हाट। तो ये x डिस्टेंस है उसका, हमें बताना है मैक्सिमम फोर्स कितने x पे लगेगी। पहले फोर्स निकाल लेते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, रिपल्शन, दोनों में रिपल्शन होगी, ये फोर्स आएगी F1। सिमिलरली ये दोनों भी पॉजिटिव, इन दोनों में भी रिपल्शन होगी, फोर्स इस तरफ बनेगी, ये आएगी F2। अब फिर से वैसे ही ये एंगल अगर थीटा है हमारे पास तो यहां पर ये भी थीटा बनेगा। तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक चला जाएगा जी F1 cos थीटा और दूसरे का भी जो है थीटा एंगल यहां मान लेंगे, उसका भी F2 cos थीटा ऊपर चला जाएगा। इधर आ जाएगा F1 sin थीटा और इसके ऑपोजिट इधर आ जाएगा जी F2 sin थीटा। तो इतना डायग्राम तो आपको बनाना आना ही चाहिए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, लेकिन जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी 2F1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर दोनों cos कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, इस चार्ज पे नेट फोर्स ये लगेगी। अब फिर से सेम टेक्निक जैसे अभी किया था, 2F1 का फॉर्मूला k इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में जो है हमारे पास ये वाला वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सेपरेशन डी दी हुई है ना, तो ये d/2 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करना है हमने, नीचे टोटल इसका स्क्वायर कर देना है यहाँ, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल में से कॉस थीटा फाइंड करना है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा होगा x अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 उसकी पावर हाफ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब आपने बताना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर होगी। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, पावर कितनी हो जाएगी 3/2। नाउ F इज मैक्सिमम, ये कॉन्सेप्ट आपको होपफुली पता होगा कि हम फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं मैक्सिमा फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x और उसको 0 करते हैं। जो भी वेरिएबल है आपका, उसने डिस्टेंस के हिसाब से पूछा ना कि वो डिस्टेंस बताओ जहां पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। अगर डिस्टेंस पूछा है तो आपने डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देना और इक्वल टू कर देना 0। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें से इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये 2k q0, q बाहर ही आ जाएगा और डेरिवेटिव सिंपली आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इस एक्सप्रेशन की पावर 3/2। इसको इक्वल टू 0 करना बच्चे, तो ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी नीचे जाके, और इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया जाता है पहले, देखो जी सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया जाता है, पावर 3 आएगी, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर एज इट इज लेके जाया जाता है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव माइनस जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो उसमें 3/2 पावर पहले आगे आएगी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले 3/2 आगे आ जाएगा आपके पास और यहाँ सेम एक्सप्रेशन आएगा, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 - 1 मीन्स 1/2,
और इसके साथ साथ अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको डिफरेंशिएट करना है, मींस इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करना है, तो उसकी डिफरेंशिएशन 2x आएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है ये वाली वो तो कांस्टेंट है ना, ये वाली टर्म उसकी डिफरेंशिएशन 0 है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये सब इक्वल टू 0। अगर ये सारा कुछ इक्वल टू 0 है तो ये चीज तो वैसे उधर जाके 0 हो जाएगी, और जो कुछ भी कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से ये पार्ट हाफ वाला ये कॉमन आ रहा है ना, और क्योंकि यहाँ पर अगर आपने हाफ पावर बाहर निकाल दी तो अंदर ये बचेगा ना x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4, उसकी पावर 1 बचेगी, ठीक है, क्योंकि हाफ आपने बाहर निकाल दिया, माइनस, और ब्रैकेट में और क्या बचा, ये हाफ तो बाहर चला गया, और यहाँ x है, एक ये x है और एक 3 है, तो 3x स्क्वायर बचा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म भी इक्वल टू 0 कॉमन आ गई हमारे पास, तो ये टर्म भी 0 ही हो जाएगी। ये तो टर्म 0 होगी हमारे पास, क्योंकि ये कॉमन है, इक्वल टू 0 है, ये 0 होगी। हमारे पास सिर्फ ये बचा जिसमें आ गया x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास हाँ जी, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास d स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, ये माइनस 2x स्क्वायर आएगा ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो उधर जाके प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये 2 नीचे आ गया तो x स्क्वायर बन गया d स्क्वायर बाय 8। अब आपने अंडर रूट लेना है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट d स्क्वायर बाय 8, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस d बाय 2 रूट 2, अंडर रूट 8 2 रूट 2 के बराबर होता है। अब ध्यान से समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बीच में कुछ सेपरेशन होती है d। दिस इज ए स्मॉल सेपरेशन, ज्यादा बड़ी सेपरेशन नहीं होती, ज्यादातर स्मॉल सेपरेशन ही होती है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। p वेक्टर का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू दोनों में से कोई एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड, और इनटू d वेक्टर मींस द सेपरेशन बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, चार्ज का कूलम हो गया और डिस्टेंस का मीटर में चला गया। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, फिर से बता रहा हूं, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब इसके साथ साथ 2 डाइपोल्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक डाइपोल यहां पर बन रहा है हमारे पास, ये मान लेते हैं 2q चार्ज है, ये q चार्ज है, ये q चार्ज है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगी p वेक्टर, और एक डाइपोल मोमेंट हमारे पास इस तरफ आ जाएगी। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आपने निकालनी है वो इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम होगा, जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके निकल आएगा। तो p नेट हमारे पास इस केस में होता है अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन होती है टेंजेंट बीटा, where बीटा इज एंगल ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट विद वन ऑफ देम। ये बीटा अगर आपने मान लिया, तो जिसके साथ आपने बीटा एंगल माना, मान लो ये P2 है, ये P1 है, तो आप ऐसे लिखेंगे टेंजेंट बीटा, नीचे P2 आएगा, जिसके साथ आपने एंगल बीटा माना, या जिसके साथ उसने क्वेश्चन में मेंशन किया, डायग्राम ऑब्वियसली लेट अस सपोज आपको डायग्राम गिवन है और उसने बोला बीटा निकालो, तो जिसके साथ एंगल बीटा गिवन है वो वेक्टर ऐसे नीचे आएगा, दूसरा वेक्टर उसके साथ P1 में ऊपर और नीचे दोनों जगह आएगा, और साथ में ऊपर आएगा साइन थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का बेसिकली फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करके यू कैन फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर फाइंड की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। देखो, ये माइनस q, ये प्लस q, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, एक्सियल। इस पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी फाइंड करेंगे, चाहे यहां पर फाइंड करें, चाहे आप यहां पर फाइंड करें इस सेक्शन में, चाहे आप यहां फाइंड करें यहां पर, ठीक है, हर किसी जगह पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मींस कि अलोंग द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द डाइपोल मोमेंट आएगी। और इसका फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे बनेगी, और जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ऑपोजिट आती है, इस तरफ, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ये डायरेक्शंस बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आनी चाहिए। दिस इज ई इक्वेटोरियल। फिर से बनाते हैं, मान लो नेगेटिव चार्ज ऐसे पड़ा है, पॉजिटिव ऐसे पड़ा है, ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है।
अब डाइपोल मोमेंट नीचे आ जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर बतानी है, ए पॉइंट पर, तो दैट इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, इस तरफ होगी ई ए। अगर आपने यहां बतानी है, वो भी नीचे की तरफ होगी ई बी, अगर ये बी पॉइंट है। अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, क्योंकि अभी डाइपोल आपका ऐसे पड़ा है, तो ये वाली लाइन आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी वेक्टर के ऑपोजिट ऊपर की तरफ बनेगी, ई नेट यहाँ पे। और अगर इस पॉइंट पर बतानी है, वो भी ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ई नेट यहाँ बनेगी। तो ये डायरेक्शंस बतानी पहले अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, इसका बच्चे जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, E वेक्टर इंटू 2r डिवाइडेड बाय k भी लगा देते हैं, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ये तब आपने फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है जब a कंपेरेबल टू r होगा, मींस डाइपोल की लेंथ r के कंपेरेबल है। क्या है यहाँ पर डाइपोल की लेंथ, ध्यान से देखें किस डायग्राम के लिए मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट है, इस डाइपोल की लेंथ 2a है। उस केस में अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर है, उसका डिस्टेंस मिड पॉइंट से लिया जाता है हमेशा स्मॉल r। अगर ये a, ये वाला a मींस हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल, और उसके साथ साथ ये r आपस में कंपेरेबल है, मींस ज्यादा डिस्टेंस दूर नहीं है, शॉर्ट डाइपोल का केस नहीं है, तब ये फॉर्मूला, इसको लर्न करना है। और अगर शॉर्ट डाइपोल का केस है, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला बनेगा 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। वो क्यों? क्योंकि उस केस में हम a को निग्लेक्ट कर देंगे शॉर्ट डाइपोल के केस में, क्योंकि 2a इसकी लेंथ है। अब शॉर्ट डाइपोल होता है कि इतना छोटा सा डाइपोल है जी, और पॉइंट p जो है वो काफी दूर है, तो a बहुत छोटा है और r काफी बड़ा है, तब ये फॉर्मूला लगेगा फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये रिजल्ट अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। इक्वेटोरियल लाइन के लिए आप ये ब्राउन कलर देख लें, यहां पर बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं आपने देखनी, डेरिवेशन बहुत आसान होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है सिंपली, आपने जस्ट फॉर्मूला देखना है। तो फॉर्मूला आएगा माइनस k p वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये है किसी भी डाइपोल के लिए जब r और a कंपेरेबल हैं। और शॉर्ट के लिए सेम फॉर्मूला, माइनस k p वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, उसमें जस्ट हम a को निगलेक्ट करेंगे तो r क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये चारों फॉर्मूले शेड कर देते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न करना है, कॉपी पर 3-3 बार लिख के देखना है, भूलने नहीं चाहिए पेपर में जाके। ये शॉर्ट डाइपोल के रिलेशंस हैं। एक और चीज, यहाँ पर ये माइनस साइन क्या कर रहा है, ये वाला माइनस साइन क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है इक्वेटोरियल लाइन पर, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया। ओके, अब इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं देखेंगे ध्यान से, फिर हम एनी पॉइंट का भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया 2019 में, कितना इजी क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 4 नंबर पक्के हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के जो 4 नंबर होते हैं ये सबको मिल जाते हैं, तो फिर रैंक में तो फर्क नहीं पड़ता ना। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो आपके सामने है। तो -2q यहाँ पड़ा है, प्लस q यहाँ पड़ा है, सिमिलरली प्लस q यहाँ पड़ा है, ऐसे पड़े हैं चार्जेस, ठीक है। लेंथ l है, तो 2 डाइपोल मोमेंट्स हो गई, एक इस तरफ आ गई p, जैसे अभी हमने किया था, एक इस तरफ आ गई p, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये p कितना होगा, ये p होगा आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ये p का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड q इनटू l है। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट ही फाइंड करना है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जस्ट आप वही फॉर्मूला लगा दो नेट डाइपोल मोमेंट वाला, चाहे आप रिजॉल्व कर दो, देखो रिजॉल्व करके ज्यादा बढ़िया निकलता है अच्छे से। अगर मैं ऐसे मिड में से इसको तोड़ दूं तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये वाला जो p वेक्टर है मेरे पास, इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा p cos 30, और इसका इस तरफ आएगा p sin 30। सिमिलरली
ये दूसरा p वेक्टर है। इसका नीचे की तरफ हमारे पास आ जाएगा जी फिर से p cos 30 उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये फिर से 30 डिग्री एंगल बचा, और इस तरफ बन जाएगा p sin 30। तो p sin 30 कैंसल, नेट डाइपोल मोमेंट इज 2p cos 30। तो 2 into p is QL and cos 30 is √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया जी √3QL। डायरेक्शन नीचे की तरफ है ये वाली, इस तरफ हमारे पास अगर y एक्सिस है तो ऊपर j कैप होता है और नीचे की तरफ माइनस j कैप होता है। तो डायरेक्शन आ जाएगी p वेक्टर माइनस j कैप। इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, डायरेक्शन माइनस j कैप होगी नीचे की तरफ, तो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी सिंपल ही आ जाते हैं। देखो और भी आए हुए हैं सिंपल क्वेश्चंस, 2019 के बता रहा हूँ सारे। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, और अभी मैं पीडीएफ नोट्स सेंड करूंगा। यही वाली जो मैं लेक्चर्स लगा रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जब हम इस लेक्चर को अपलोड करेंगे आपने इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और इसके साथ साथ ये वाला जो क्वेश्चन है आपने इसको ट्राई करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे हो जाएगा सॉल्व। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी डाइपोल का आया, 2020 में आया, शायद 2020 या 19 या 20 दोनों में से एक जगह पे आया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें सीधा ही फॉर्मूला पूछा हुआ है कि देखो एक डाइपोल है, उसकी डाइपोल मोमेंट है -P0 x कैप। मींस ऑब्वियसली फिर वो ऐसा होगा कि इधर नेगेटिव पड़ा होगा इधर पॉजिटिव होगा, और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है इसकी। तो ये इसकी डाइपोल मोमेंट गिवन है, और पोटेंशियल पूछा गया है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल टू दिस डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस d r रिस्पेक्टिवली। पोटेंशियल की बात अभी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वाई एक्सिस बतानी है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस पे डाइपोल पड़ा है, वाई एक्सिस पे अगर आप पॉइंट लोगे बच्चों तो वो पॉइंट ऑब्वियसली वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो इक्वेटोरियल लाइन का एक्सप्रेशन अभी हमने किया था, इट वाज k p माइनस के साथ अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। तो k हमारे पास 1/4πε0 होता है, p वेक्टर ये है हमारे पास, और डिस्टेंस क्योंकि उसने d दिया है तो यहाँ d क्यूब हो जाएगा। तो देखिए इक्वेटोरियल वाले कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जहां पर ये हमारे पास आंसर आ रहा है। इस ऑप्शन में भी आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस ऑप्शन में भी आ रहा है, ओके, और यहाँ पर भी आ रहा है ना, ओके। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल क्या करना है, हमें पोटेंशियल भी फाइंड करना है। पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ/R, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम पॉजिटिव का पोटेंशियल लिखें इस पॉइंट पर तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अब ये डिस्टेंस आप मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ये 2a है, तो इतना a हो गया हमारे पास, ये y है, तो ये डिस्टेंस आ गया y² + a²। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहें, पहले पॉजिटिव का लिख लेते हैं, तो वो बनेगा KQ डिस्टेंस y² + a²। सिमिलरली नेगेटिव का -KQ, डिस्टेंस भी सेम है, y² + a²। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल लाइन पर वो 0 होता है। अब यहाँ पर इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है और दोनों ही करेक्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर दोनों सही है। तो हो सकता है सेकंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में से कोई भी सही हो, दोनों ही सही है, मतलब थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर हो गई है। ओके, तो पोटेंशियल पता लग गया कैसे फाइंड करना है। पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, पता होगा आप लोगों को, +2 कर चुके हो आप लोग। और इस पॉइंट चार्ज के लिए इसका ये फॉर्मूला होता है। r यहाँ पर डिस्टेंस होता है, इसमें r का स्क्वायर नहीं होता। तो ये बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। और स्केलर को ऐड करते टाइम डायरेक्शंस का भी कोई चक्कर नहीं है, सिंपली आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है। नेगेटिव चार्ज के केस में माइनस साइन लगाते हैं, पॉजिटिव के केस में उसको प्लस रहने देते हैं। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका। ये जो इक्वेटोरियल लाइन होती है और उसके साथ साथ ये पूरा जो प्लेन होता है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर होता है और उसको मिड पॉइंट से काट के निकलता है, इस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इस पूरे प्लेन पर हर जगह पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है पूरे प्लेन पर, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में पोटेंशियल के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी।
हाँ जी, ये भी जो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखना जब आप करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये कुछ चार्जेस हैं, 3 चार्जेस, और हमें क्या बताना है? हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बहुत आसान है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ओ पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, उसको E1 बोल देते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, टुवर्ड्स द चार्ज, इसको E2 बोल देते हैं। और एक ये भी नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मींस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी इस सेक्शन में, वो बन जाएगी E3, वो -2Q की है। अब आपने जस्ट रिजॉल्व करना है। तो जब आप रिजॉल्व करेंगे तो इस सेक्शन में हमारे पास आ जाएगा जी E1 cos 30 प्लस E3 cos 30 यहां से। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 ड्रॉ करी है उसका भी एक कंपोनेंट आएगा E2 cos 30। और साइन कंपोनेंट्स की कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं करने की जरूरत। वैसे कुछ ना कुछ बचेगा, साइन कंपोनेंट कटेंगे नहीं सारे, बट हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि उसने सिर्फ पूछा लॉन्ग एक्स डायरेक्शन पूछा है, तो सारे एक्स कंपोनेंट ही चाहिए। अब E1 मैंने किसकी मानी थी? 2Q की मानी थी, तो वो बनेगा K 2Q, जिसकी मानी है उसका ध्यान रखना है। और ये रेडियस ही है, इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, उसको हम डी रेडियस दी हुई है यहाँ पर ना, तो डी लिख लेते हैं, डी स्क्वायर। ये E1 हो गया। अब cos 30 भी आपको निकालना है, तो cos 30 की वैल्यू तो आपको वैसे ही पता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस E3 मैंने किसकी मानी है? E3 इलेक्ट्रिक फील्ड -2Q की मानी है, तो -2Q की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगी K इंटू 2Q, फिर से डिस्टेंस, और फिर से √3/2, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज रेडियस। और लास्ट केस में आ गया जी E2 किसकी मानी थी हमने? E2 हमने -4Q की मानी थी टुवर्ड्स द चार्ज, तो वहां आ जाएगा K इंटू 4Q डिवाइड बाय डिस्टेंस वही है डी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा √3/2। इनको सॉल्व करेंगे वी विल गेट आंसर। तो क्या आ रहा है आंसर हमारे पास? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके आ गया जी K इंटू 2Q इंटू √3/d², और इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये 2 से 2 4 कटा 2KQ √3/d²। ठीक है, तो इनको ऐड करके हमारे पास क्या आ गया? दोनों बराबर ही हैं ये, तो 4 हो जाएगा, 4KQ √3/d²। और k को भी पुट करना पड़ेगा, 4/4πε0, ये k की वैल्यू, इंटू q इंटू √3/d²। तो 4 यहाँ कट गया, πε0, तो √3πε0d²। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस तरह के देखो क्वेश्चन कितने बढ़िया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना आ जाए। और जैसे मैंने सुबह बताया था, यहाँ मासेस भी हो सकते हैं, सेम क्वेश्चन बन जाता है। एक मास यहाँ पर लगा दिया, तो मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द मास ही बनती है। एक मास यहाँ बना दिया, इस पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ ही बनेगी। एक मास यहाँ बना दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ बनेगी। बाकी वेक्टर्स हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम I वेक्टर से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो बस एक ये KQ और Gm ही रिप्लेस करने हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2/r²। अगर आप फोर्स निकाल रहे हो, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो वो बन जाता है Gm1M2/r²। डायरेक्शंस का ध्यान आपने वेक्टर्स को ड्रॉ करके करना है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P से वेक्टर अवे ड्रॉ करना है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट P से टुवर्ड्स करना है। लेकिन अगर कोई मास m है, तब पॉइंट P से हमेशा मास की तरफ ही वेक्टर ड्रॉ होगा इंटेंसिटी को निकालने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने ट्राई करना है, सिंपल क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, जैन का, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, इसको ट्राई करना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, मुझे चाहे व्हाट्सएप कर देना।